हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, ओशिनोग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों सैलिनिटी या फिर लवणता से संबंधित क्वेश्चंस। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच स्टार्ट है, जिसको नेट जीआरएफ करके पीएचडी करनी है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में दोस्तों पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। सभी कोर्सेज में दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो कि टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 5,990 रुपए। 5,990 रुपए इस कोर्स की फीस है एनटीए नेट जीआरएफ के लिए। विद्या स्थली बैच है दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। यह भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। और इसी में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो कि टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4,500 रुपए। साथ ही में दोस्तों सारथी बैच है लैब असिस्टेंट के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरे सिलेबस के लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में इसके नोट्स दिए जाएंगे, जो कि प्रिंटेड A4 बुकलेट में होंगे। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 3,000 रुपए। साथ में दोस्तों सीधी सीधी टू अचीव टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी, चाहे वो एनटीए नेट जीआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सेट एग्जाम हो, या स्कूल व्याख्याता हो, या कॉलेज लेक्चरर या लैब असिस्टेंट हो। सभी में आपको ये टेस्ट सीरीज यूजफुल रहेगी। और इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299। और इसमें आपको मिलेगा सिलेबस के अनुसार, टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट, साथ ही में यूनिट अनुसार टेस्ट दिए जाएंगे। और परीक्षा की योजना अनुसार भी आपको टेस्ट दिए जाएंगे। और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर ऑन नेट जीआरएफ। तो चलिए दोस्तों, लवणता से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सागर सबसे अधिक खारा है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे अधिक खारा है? काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या बाल्टिक सागर? तो बताइए सबसे ज्यादा लवणता कौन से सागर में होती है? लवणता क्या होती है दोस्तों? लवणता या सैलिनिटी क्या होती है? अर्थात जल में खारापन या फिर खारेपन को ही में या जल में या महासागरों में महासागरों के जल में खारेपन की मात्रा को ही लवणता कहा जाता है। अर्थात वह जल कितना लवणीय है, इसी मात्रा को हम लवणता कहते हैं। जो कि दोस्तों किसमें लवणता को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों लवणता को पीपीटी या पीपीएम से मापा जाता है। अर्थात पार्ट पर 1000 या था प्रति हजार, पार्ट पर 1000 या फिर पार्ट पर मिलियन। अर्थात पार्ट पर 1000 या पार्ट पर मिलियन में लवणता को मापा जाता है। अर्थात पर प्रति 1000 ग्राम में कितनी लवण की मात्रा पाई जाती है, उसी को हम लवणता का मापन किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सागर सबसे अधिक खारा है? दोस्तों कौन से सागर में सर्वाधिक लवणता होती है? लवणता दोस्तों अक्षांशों के अकॉर्डिंग बदलती रहती है।
उच्च अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में, या फिर उच्च अक्षांशों के उपोष्ण कटिबंधीय उपध्रुवीय कटिबंधों में कौन सी लवणता होती है। इस प्रकार इनमें परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों कौन से सागर में सर्वाधिक लवणता होती है? और दोस्तों लवणता तापमान से आधारित होती है, तापमान पर प्रभावित होती है। लवणता तापमान से प्रभावित होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जहां पर सर्वाधिक तापमान होगा तो तापमान से जल तो वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन उससे नीचे लवणीय कण रह जाते हैं, अर्थात लवणता इसी से, तापमान से प्रभावित होती है। दोस्तों इसका सही आंसर है कि सर्वाधिक लवणता काला सागर में है, लाल सागर में है, कैस्पियन सागर में या बाल्टिक सागर में है। तो आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स से कि सर्वाधिक लवणता कौन से सागर में है। तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता लाल सागर में मानी जाती है, जो कि लगभग 37 से 41 ग्राम प्रति हजार है, अर्थात 37 से 41 पीपीटी में माना जाता है सर्वाधिक लवणता। इन कथनों में से, इन ऑप्शंस में से सर्वाधिक लवणता लाल सागर में मानी जाती है। लाल सागर कहाँ है दोस्तों? यह अफ्रीका के अफ्रीका है दोस्तों। अफ्रीका के उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर है। दोस्तों भूमध्य सागर के दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, था स्वेज नहर। तो स्वेज नहर को पार करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लाल सागर मिलेगा, और लाल सागर अरब सागर में बाबल मडेव संधि पर मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी अदन की खाड़ी। तो दोस्तों ये चारों तरफ से लगभग स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। दोस्तों तापमान भी यहाँ पर सर्वाधिक है, इसी कारण यहाँ यह सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सर्वाधिक लवणता दोस्तों वैसे झील के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लवणता विश्व में कौन सी झील में पाई जाती है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों कि सर्वाधिक लवणता कौन सी झील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। समुद्र का खारापन कौन से प्रदेशों में सर्वाधिक होता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में, अर्धउष्णकटिबंधीय प्रदेश में, अर्ध ध्रुवीय प्रदेश में या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में? तो बताइए दोस्तों, लवणता तापमान के अकॉर्डिंग होती है दोस्तों। तो इन ऑप्शंस में एलिमिनेट करके बताइए दोस्तों कि सर्वाधिक खारापन या सर्वाधिक लवणता कौन से अक्षांशों में या कौन से प्रदेशों में पाई जाएगी। तो दोस्तों अगर तापमान के अकॉर्डिंग बात की जाए तो दोस्तों भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक तापमान होता है, परंतु यहाँ पर सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाती है। इसका कारण है दोस्तों कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि दोपहर पश्चात मूसलाधार भारी वर्षा होती है, और जहाँ पर भारी वर्षा होती है तो वहाँ वर्षा से हमें स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। तो स्वच्छ जल की प्राप्ति होने से वहाँ पे खारेपन की कमी आएगी, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में लवणता कम होती है। अर्धउष्णकटिबंधीय प्रदेश में, अर्ध ध्रुवीय प्रदेश में, तो ध्रुवीय प्रदेशों में भी दोस्तों लवणता नहीं होती है, क्योंकि स्वच्छ जल बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। इसके कारण ध्रुवीय प्रदेश में भी अत्यधिक लवणता नहीं पाई जाती, और यहाँ पर तापमान भी दोस्तों कम पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि लगभग 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता पाई जाती है। लेकिन अर्ध उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अर्थात उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, अर्ध उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सर्वाधिक लवणता देखी जाती है, क्योंकि वहां पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है और तापमान भी अधिक पाया जाता है। इसके कारण यहाँ की लवणता सर्वाधिक पाई जाएगी। और दोस्तों अगर सीक्वेंस की बात की जाए कि सर्वाधिक लवणता और न्यूनतम लवणता कौन से प्रदेशों में पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता दोस्तों हमने देखा अभी उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक लवणता होती है। उसके बाद में दोस्तों विषुवतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक लवणता होती है। उपोष्णकटिबंध के बाद में विषुवतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है।
उसके बाद में दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्रुवीय और सबसे कम लवणता दोस्तों उपध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, अर्थात लगभग 60 डिग्री अक्षांशों के पास में न्यूनतम लवणता पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक तो टेम्परेचर कम होता है और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात की थी, तो आज वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते, इस कारण भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से पर्याप्त तथा अत्यधिक वर्षा होती है, जिस कारण उप ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यून लवणता पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों व सागरों की समान लवणीयता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट या आइसोहेलाइन? तो बताइए दोस्तों, समान लवणीयता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा या दर्शाने वाली रेखा कौन सी होती है? जिस प्रकार हमने समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार दोस्तों समान लवणीयता वाले स्थानों को या दर्शाने वाली रेखा कौन सी होती है? तो चलिए देखते हैं कि महासागरों और सागरों की समान लवणीयता वाली स्थिति या स्थान को दिखाने वाली रेखा को दोस्तों हम आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोबार दोस्तों हमने पढ़ा था कि प्रेशर को अर्थात वायु दाब के लिए उपयोग किया जाता है। आइसोथर्म दोस्तों समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, और आइसोहाइट दोस्तों हाइट से होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई से मतलब है समान वर्षा वाले या मेघों को या समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट होती है। तो दोस्तों आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अयनवर्ती भागों की तुलना में कम लवणता पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम लवणता का कारण क्या है? विश्व पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, अत्यधिक वर्षा के होने के कारण, सागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण या निम्न वायुदाब के पाए जाने के कारण? तो बताइए दोस्तों, विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कम लवणता का क्या कारण है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान तो पाया जाता है, तो सर्वाधिक वहां पर लवणता क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि दोस्तों वहां पर वाष्पीकरण की से ज्यादा वर्षा होने के कारण ही लवणता कम पाई जाती है। तो दोस्तों अत्यधिक वर्षा होने के कारण विषुवतीय क्षेत्रों या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कम लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी जहां पर महासागरीय जल में कौन से क्षेत्र में तक क्यों कौन सी स्थिति में लवणता ज्यादा होगी? वर्षा वाष्पीकरण से अधिक है, वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, वर्षा वाष्पीकरण के बराबर है, या समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता है? तो बताइए दोस्तों, महासागरीय जल में लवणता अधिक कब पाई जाएगी? कौन सी स्थिति में लवणता अधिक होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्षा वाष्पीकरण से अधिक होगी। वर्षा वाष्पीकरण से अधिक होगी तो लवणता कैसे पाई जाएगी? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगा, सही बात है दोस्तों। जब वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तभी तो लवणता अधिक पाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा वाष्पीकरण के बराबर होगी। नहीं दोस्तों, और समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता है, इससे कोई इसका संबंध नहीं है। तो दोस्तों जब वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है उन्हीं क्षेत्रों में लवणता ज्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल की लवणता सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरीय लवणता में जल में लवणता में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट या मैग्नीशियम? तो बताइए दोस्तों, महासागरीय जल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों लवणता की बात की जाए कि लवणता के तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों लवणता तो एक डिटमर महोदय थे दोस्तों,
जिन्होंने महासागरों में लगभग डिटमर ने लगभग 47 प्रकार के लवणों की बात की थी। 47 टाइप्स के लवण बताए थे, जो कि उन्होंने लगभग 47 प्रकार के लवण बताए थे। इनमें से दोस्तों इन्होंने 7 लवणों को प्रमुख माना था, जिनके बारे में उन्होंने चैलेंजर अभियान में बताया था। चैलेंजर अभियान में 7 लवणों को प्रमुख रूप से बताया था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि चैलेंजर अभियान कब हुआ। चैलेंजर अभियान हमने पढ़ा था, तो बताइए चैलेंजर अभियान कब हुआ था। तो 7 प्रकार के लवण थे दोस्तों। कौन कौन से थे? पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट, फिर है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, फिर दोस्तों पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और रहेगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, और एक है दोस्तों मैग्नीशियम ब्रोमाइड। के लवणों की डिटमर महोदय ने चैलेंजर अभियान के दौरान बात की थी। तो दोस्तों बताइए कि महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट या मैग्नीशियम? तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, जिसकी मात्रा लगभग 77% पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 77% महासागरों में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिसकी मात्रा लगभग 10% पाई जाती है। उसके बाद है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट, जिसकी मात्रा लगभग 4% पाई जाती है। और फिर है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, जिसकी मात्रा लगभग 2.6% पाई जाती है। और उसके बाद में दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इनकी कुछ पॉइंट्स में 0.34, 0.64 में इनकी लवणता पाई जाती है, परंतु सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड ही महासागरीय जल में पाए जाने वाला लवण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वाष्पीकरण और वर्षण, नदियां, मैंग्रोव वनस्पतियां या महासागरीय धाराएं? तो बताइए दोस्तों महासागरीय जल में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण और वर्षा। तो ये महासागरीय अर्थात लवणता को प्रभावित करने वाला कारक है। वाष्पीकरण अधिक होगा, लवणता अधिक होगी। वाष्पीकरण कम होगा, लवणता कम होगी। और शुद्ध जल की प्राप्ति से भी लवणता कम होती है। नदियां, तो नदियों में दोस्तों शुद्ध जल होता है, इससे भी लवणता प्रभावित होती है। मैंग्रोव वनस्पतियां, मैंग्रोव वनस्पतियों से महासागरीय जल की लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अब महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं भी दोस्तों लवणता को प्रभावित करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लवणों को प्रभावित करने के लिए महासागरीय धाराओं को उत्तरदायी माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है
1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वनस्पतियां दोस्तों खारे जल में पाई जाती है, परंतु इनसे महासागरीय लवणता प्रभावित नहीं होती है। अर्थात जब खारे पानी प्लस मीठा पानी था शुद्ध पानी जब आपस में मिलते हैं तो उस स्थान पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों नदियों के मुहाने पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है, जो कि भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में, उसके बाद में गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों बताइए लवणता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, था किस प्रकार लवणता का मापन किया जाता है? 10 ग्राम में, 100 ग्राम में, 1000 ग्राम में या 10,000 ग्राम में? तो बताइए दोस्तों लवणता को किस प्रकार मापा जाता है? अभी हमने देखा था दोस्तों स्टार्टिंग में कि लवणता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लवणता को किस में दर्शाया जाता है? तो दोस्तों लवणता को हमने बात की थी पर 1000 या मिलियन में लवणता को दर्शाया जाता है, अर्थात ग्राम प्रति 1000 में लवणता बताई जाती है। तो दोस्तों इसका मापन होता है 1000, अर्थात प्रति 1000 लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि औसत लवणता हमारे समुद्र में कितनी पाई जाती है? दोस्तों एवरेज सैलिनिटी लगभग 35 पीपीटी या इसे इस प्रकार भी दर्शाया जाता है, 35 पीपीटी पाई जाती है। तो 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम जल लवणता औसत लवणता मानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर में लवणता बढ़ती है दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो बताइए दोस्तों लाल सागर में लवणता किस प्रकार से बढ़ती है? बताइए दोस्तों लाल सागर में अर्थात रेड सी में सैलिनिटी किस प्रकार बढ़ती है? उत्तर से दक्षिण बढ़ती है, दक्षिण से उत्तर बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम बढ़ती है या पश्चिम से पूर्व बढ़ती है? किस प्रकार लाल सागर में लवणता बढ़ती है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि लाल सागर में लवणता कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लाल सागर में लवणता उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। लाल सागर की लवणता दोस्तों 37 से 41 ग्राम प्रति 1000 मानी जाती है, अर्थात 1000 में 37 या 41 ग्राम लवणता पाई जाती है लाल सागर में। तो ये दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी लवणता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? टर्की के लेक वन में, सागर में, यूएसए के ग्रेट साल्ट लेक में या लाल सागर में? तो बताइए दोस्तों सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाएगी? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। अधिकतम मतलब सर्वाधिक लवणता लेक वोन झील में पाई जाती है, जो कि लगभग 330 ग्राम प्रति 1000 पाई जाती है, अर्थात 1000 ग्राम जल में 330 पीपीटी लवणता टर्की के लेक वोन झील में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों मृत सागर में इसमें भी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जो कि लगभग 240 ग्राम पीपीटी पाई जाता है, 240 ग्राम लवणता पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों यूएसए के ग्रेट सैल्ट लेक में यहाँ भी दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जो कि लगभग 220 ग्राम मतलब 220 पीपीटी या ग्राम प्रति 1000 पाई जाती है।
और लाल सागर में दोस्तों अभी हमने बात की थी 37 से 41 ग्राम प्रति हजार लवणता लाल सागर में पाई जाती है। दोस्तों लाल सागर में दक्षिण से उत्तर की ओर लवणता बढ़ने का क्या कारण है? क्वेश्चंस में हमने देखा कि लाल सागर में लवणता बढ़ती है, किस कारण से? दक्षिण से उत्तर की ओर क्यों बढ़ती? क्योंकि दोस्तों लाल सागर के उत्तर में मृत सागर अर्थात मृत झील या मृत सागर स्थित है, जिसके लवणता 240 है, सर्वाधिक लवणता है। तो दोस्तों यहाँ पर कम लवणता और इसकी तुलना में उत्तरी भाग में लवणता अधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता टर्की की लेकवन झील में पाई जाती है, उसके बाद मृत सागर में और साल्ट लेक में, इन तीनों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरों में किसमें न्यूनतम लवणता है? निम्न में से कौन से सागर में न्यूनतम लवणता है? कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, उत्तरी सागर में या बाल्टिक सागर में? तो निम्न में से किस में सर्वाधिक न्यूनतम लवणता पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूनतम लवणता कहां पर किस में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि निम्न सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल्टिक सागर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। लगभग दोस्तों 2 से 3 ग्राम प्रति हजार लवणता बाल्टिक सागर में पाई जाती है। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, दोस्तों कैस्पियन सागर में भी लवणता कम पाई जाती है, लगभग 12 से 13 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दोस्तों लगभग 39 से 41 ग्राम प्रति हजार लवणता भूमध्य सागर में पाई जाती है और दोस्तों उत्तरी सागर में लगभग 35 ग्राम लवणता पाई जाती है। तो सर्वाधिक न्यूनतम लवणता बाल्टिक सागर में पाई जाती है, जो कि अत्यंत ही न्यूनतम रहता है, 2 से 3 ग्राम प्रति हजार ही बाल्टिक सागर में लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? अभी हमने बात की थी दोस्तों 7 प्रकार के कुल लवण पाए जाते हैं, जिनमें से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, जिसकी व्याख्या डिटमर महोदय ने चैलेंजर अभियान के दौरान की थी। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, जो कि लगभग 70 पर पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद में आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सबसे कम होता है दोस्तों मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है दोस्तों, घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम में कौन सी लवणता पाई जाती है, कितनी लवणता इन महासागरों में या फिर झील में पाई जाएगी? तो बताइए दोस्तों, हाईएस्ट टू लोएस्ट बतानी है, घटते क्रम में बतानी है। सर्वाधिक लवणता फिर न्यूनतम लवणता कौन से झील में या सागर में पाई जाती है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर, सर्वाधिक लवणता कौन से सागर में पाई जाती है? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि सर्वाधिक लवणता ग्रेट साल्ट लेक, स्मृत सागर, लेक वन या साबण लेक। तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता लेक वन में पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों लगभग लेक वन में 330 पीपीटी,
उसके बाद में दोस्तों मृत सागर में पाई जाती है लगभग 240। उसके बाद में दोस्तों यूएसए के ग्रेट साल्ट लेक में पाई जाती है जो कि लगभग 220 पीपीटी पाई जाती है। और सांबर लेक में दोस्तों न्यूनतम लवणता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है 2, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि सर्वाधिक लवणता टर्की की लेक वोन गोलू झील में पाई जाती है, उसके बाद में मृत सागर में पाई जाती है, उसके बाद में यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक में पाई जाती है और न्यूनतम लवणता सांबर लेक जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर न्यूनतम लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर में उच्च लवणता का मुख्य कारण है उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल या वाष्पीकरण की उच्चतम दर। दोस्तों सांबर लेक में विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील तो गोलू झील है। में सर्वाधिक लवणता सांबर झील में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक लवणता सांबर झील में पाई जाती है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में उच्च लवणता क्या कारण है? उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल या वाष्पीकरण की उच्चतम दर। तो बताइए दोस्तों मृत सागर में उच्च लवणता का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में मृत सागर में लवणता का क्या कारण है? तो दोस्तों मृत सागर में 240 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती। तो इतनी उच्च लवणता का क्या कारण है? उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल या वाष्पीकरण की उच्चतम दर। तो दोस्तों यहाँ पर वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है, इसी कारण मृत सागर में उच्च लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय लवणता में अचानक परिवर्तन कितनी गहराई पर आता है? 300 से 1000 मीटर, 100 से 300 मीटर, 1000 से 1500 मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों महासागरीय लवणता में अचानक परिवर्तन कितनी गहराई पर आता है? महासागरीय लवणता में कितनी गहराई पर अचानक परिवर्तन आता है? तो दोस्तों महासागरीय लवणता में अचानक परिवर्तन 300 से 1000 मीटर की गहराई पर आता है, इसे हेलोक्लाइन कहते हैं। जो कि 300 से 1000 मीटर की गहराई तक मानी जाती है। तो दोस्तों इनमें दोस्तों महासागरीय जिस प्रकार तापमान में कमी आती है, उसी प्रकार दोस्तों महासागरों में भी लवणता की मात्रा में कमी आती है, अर्थात की सतह से 300 मीटर तक, फिर 300 और यह है बॉटम लाइन अर्थात समुद्र तल। तो दोस्तों महासागरीय लवणता में सर्वाधिक अचानक से होता है। तो दोस्तों 300 से 1000 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र में लवणता में सर्वाधिक अचानक परिवर्तन होता है। इसी को दोस्तों हम हेलोक्लाइन कहते हैं, जिसके अंतर्गत परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन 300 से 1000 मीटर की गहराई पर होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तापमान का प्रभाव पड़ा। और जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाएंगे तो सूर्य की किरणें यहाँ पर 200 मीटर तक ही सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है। उसके बाद तापमान और सैलिनिटी दोनों में ही अचानक से परिवर्तन होता है। दोस्तों 300 से 1000 मीटर की गहराई पर लवणता में अचानक से परिवर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती है, इन्हें क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन, इंट्रोक्लाइन, गायर्स धाराएं या पस्ट्रोक्लाइन धाराएं। तो बताइए दोस्तों जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती है, इन्हें क्या कहते हैं? जल के घनत्व के अंतर के कारण
प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या कहलाती है? तो दोस्तों इन्हें हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। जल के घनत्व में अंतर के कारण जो धाराएं गतिमान होती है उन्हें थर्मोक्लाइन कहते हैं। गायर्स दोस्तों, गायर्स के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों, सार्गेसो सागर। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, जैसे सार्गेसो सागर से बनता है, तो दोस्तों 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से विषुवतीय है, गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, जो उत्तर की ओर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। फिर यहाँ से दोस्तों एक लेब्राडोर की धारा आती है और ये धाराएं मिलकर एक तीसरी धारा का ओरिजिनेट करती है, जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। और जब ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोप के पास में टकराता है तो ये भी दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। उत्तर में दोस्तों नॉर्वेजियन धारा और दक्षिण में दोस्तों एक धारा होती है ठंडी, जो कि कनारी धारा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पुनः विषुवतीय क्षेत्र में मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों ये धाराओं का एक सर्कुलेशन हो जाता है। इस दोस्तों गायर्स या फिर इनके बीच में सार्गेसो सागर स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस गायर के बीच में सार्गेसो सागर स्थित। तो दोस्तों धारा एक सर्कुलेशन एक गायर कहलाता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर महासागरों में टोटल 5 गायर्स पाए जाते हैं। 2 प्रशांत महासागर में, 2 अटलांटिक महासागर में और एक हिंद महासागर में। क्योंकि दोस्तों हिंद महासागर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध तक नहीं पाया जाता, इसके कारण इसके उत्तरी भाग में सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसके कारण हिंद महासागर में एक गायर पाया जाता है। और महासागर और जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं थर्मोक्लाइन धाराएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। इसका कारण है गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। तो बताइए दोस्तों कारण और कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसको सॉल्व करते हैं। कथन कह रहा है कि निम्न अक्षांशों में गहरी शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। निम्न अक्षांश होता है दोस्तों विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में गहरी शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। सही बात है दोस्तों। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में दोस्तों निम्न गहरी शीत समुद्री जल जमता नहीं है। सही बात है दोस्तों। इन क्षेत्रों में गहरे शीत क्षेत्र में जल जमता नहीं है। इसका कारण है गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गहरा समुद्री जल में उच्च लवणता अर्थात विषुवतीय क्षेत्रों में बात की जाए तो विषुवतीय क्षेत्रों में ऊपरी क्षेत्रों में लवणता कम होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और वर्षा के माध्यम से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे इसके समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं तो लवणता में वृद्धि होती जाती है। और दोस्तों लवणता में वृद्धि होगी तो गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। तो दोस्तों जब लवणता में वृद्धि होगी यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, इसके कारण यह कथन कह रहा है कि अंदर दबाव नहीं रहता है। इसका ऑप्शन से गलत हो जाएगा। इसका कौन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? औसत लवणता बतानी है दोस्तों। विश्व में लवणता का लवणता कितनी औसत पाई जाती है? 34 से 37 पीपीटी, 27 से 29 पीपीटी, 37 से 39 पीपीटी या 21 से 26 पीपीटी। तो बताइए दोस्तों औसत लवणता कितनी पाई जाती है? समुद्री जल में औसत लवणता कितनी पाई जाती है? तो दोस्तों भी हमने बात की थी एवरेज लवणता 35,000 ग्राम पाई जाती है। पैंतीस ग्राम प्रति 1000 पाई जाती है।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 34 से 37 ग्राम प्रति हजार लवणता महासागरीय की औसत लवणता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्र तल की लवणता सर्वाधिक है? विषुवत रेखीय में, ध्रुवीय में, उपोष्ण में या अधोध्रुवीय में? इसी को दोस्तों हम उपध्रुवीय भी कह सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक लवणता कौन से क्षेत्रों में या कौन से प्रदेशों में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। सर्वाधिक लवणता कहां पर पाई जाएगी? अभी हमने सॉल्व किया है। तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, विषुवतीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी नहीं पाई जाती और ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्रों में भी नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उसके बाद में दोस्तों विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, और उसके बाद में ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और सबसे कम लवणता उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल में लवणता का सही घटता क्रम क्या है? तो बताइए दोस्तों, सागरीय जल में लवणता का घटता क्रम क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है दोस्तों, अर्थात अवरोही क्रम में बताना है कि सर्वाधिक से न्यूनतम लवणता कौन से अर्थात कौन से लवण पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। सर्वाधिक से न्यूनतम लवण कौन से पाए जाते हैं? तो दोस्तों हमने अभी बात की थी सर्वाधिक लवण कौन सा पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक लवण है दोस्तों। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब दोस्तों सर्वाधिक बल तो सोडियम क्लोराइड, फिर आता है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, उसके बाद में दोस्तों पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है, उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, और सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइन स्थिति रहती है वह कौन सी है? 1500 से 2000 मीटर, 100 से 300 मीटर, 300 से 1000 मीटर या 1000 से 3000 मीटर? तो बताइए दोस्तों हेलोक्लाइन की स्थिति कितने मीटर तक रहती है? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। अभी हमने देखा था कि हेलोक्लाइन की स्थिति कितने मीटर तक रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 से 1000 मीटर की गहराई तक पानी जाने वाली हेलोक्लाइन स्थिति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल सर्वाधिक आनुपातिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो बताइए दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में इसके दक्षिणी भाग की तुलना में लवणता है कम है, अधिक है, समान है या परिवर्तनशील है? तो बताइए दोस्तों कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग की तुलना में लवणता कम पाई जाती है या ज्यादा पाई जाती है, या समान पाई जाती है या परिवर्तनशील पाई जाती है? बताइए दोस्तों। दोस्तों कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में इसके दक्षिणी भाग की तुलना में लवणता कितनी पाई जाती है? दोस्तों कैस्पियन सागर को देख लेते हैं। ये दोस्तों कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर दोस्तों 5 देशों से घिरा हुआ एक सागर है, जो कि दोस्तों रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और एक है ईरान, इन 5 देशों से घिरा हुआ कैस्पियन सागर है। तो दोस्तों इसके उत्तर में लवणता कम पाई जाएगी या ज्यादा पाई जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कि कैस्पियन सागर में
उत्तरी भाग में इसके दक्षिणी भाग की तुलना में लवणता कम पाई जाएगी। तो दोस्तों कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन देख लिए, यहाँ पर रूस आ जाएगा दोस्तों, ऊपर से ठंडा क्षेत्र है तो साइबेरिया क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ पे लवणता कम पाई जाएगी। तो दोस्तों कैस्पियन सागर के उत्तर में भी यहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। दक्षिण भाग की तुलना में उत्तरी भाग में यहाँ पर लवणता सर्वाधिक पाई जाएगी। दक्षिण भाग की तुलना में उत्तरी भाग में लवणता दोस्तों यहाँ पर कम पाई जाएगी, लवणता कम पाई जाएगी, दक्षिणी भाग में सर्वाधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, अमृत सागर में? तो बताइए दोस्तों कौन से सागर में लवणता सर्वाधिक है? तो दोस्तों अभी हमने बात की थी सर्वाधिक लवणता कौन सी झीलों में पाई जाती है? ग्रेट लेक अथवा वोन झील में, उसके बाद में दोस्तों मृत सागर में, और फिर साल्ट लेक में अर्थात यूएसए की साल्ट लेक में, उसके बाद में दोस्तों काराबूरास की खाड़ी, इसमें भी लवणता लगभग 190 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। दोस्तों सर्वाधिक लवणता निम्न ऑप्शंस में से मृत सागर में पाई जाती है, लगभग 200 ग्राम 240 ग्राम प्रति हजार। कैस्पियन सागर में दोस्तों 12 से 13 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। भूमध्य सागर में दोस्तों 39 से 41 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है, और लाल सागर में दोस्तों ये लगभग 37 से 41 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है, और सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अक्षांशों में महासागरीय जल में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40 डिग्री, या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों? तो बताइए दोस्तों कौन से अक्षांशों में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? तो अभी हमने बात की थी दोस्तों कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो दोस्तों 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 40 डिग्री। दोस्तों 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र स्थित है, यहीं पर दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों लवणता से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और आपको जो भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, इनकी एक लिस्ट बनाकर दोस्तों अपना रिकॉर्ड करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने रिकॉर्ड को हमें बताइए। थैंक यू।